रहे थे चैप्टर 7 मोटिवेशन का। उसमें हम लोग कंटेम्प्रेरी आइडियाज देख रहे थे मोटिवेशन से रिलेटेड और हम गोल सेटिंग की बात कर रहे थे। हमने एक हायरार्की अंडरस्टैंड की, एक्सप्लेन की कि मिशन क्या होता है, मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद गोल क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब बेटा हमने एंड पे कहा था कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हमने कहा था स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, कुछ को हमने कहा था कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। हमने कहा था कि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं। बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव्स में हमने कहा था कि एक तो ये टाइम बाउंड होने चाहिए, मतलब डेडलाइन होनी चाहिए। हमने कहा था कि ये स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पेसिफिक। फिर इसके बाद हमने कहा था मेजरेबल होने चाहिए, मेजरेबल। फिर हमने कहा था कि इस पे सबका अग्रीमेंट होना चाहिए। गोल सेटिंग में आपने एम्प्लॉयज को हिस्सा बनाना है, पार्टिसिपेटिव वे में सेट करने हैं, तो अग्रीड अपॉन होने चाहिए। अच्छा, एक और क्वालिटी में बेटा हाँ रियलिस्टिक हमने कहा था बेटा। इन 5 क्वालिटीज के लिए हमारे पास एक एक्रोनिम भी है, स्मार्ट। निमोनिक है सॉरी एक्रोनिम की। स्मार्ट, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अग्रीड अपॉन, आर से रियलिस्टिक और टी से टाइम। आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स जो सेट करने हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स में ये 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये बात बेटा, एक दो बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, शॉर्ट से क्वेश्चन। अब बेटा गोल्स वगैरह या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट क्यों किए जाते हैं? हमने कहा था कि गोल सेट करने से, ऑब्जेक्टिव सेट करने से या एक खास डायरेक्शन मिल जाती है एम्प्लॉयज को, और गोल्स जब सेट हो जाते हैं तो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को कि वो उन्हें अचीव करें। हमने कहा था कि अगर गोल सेट नहीं होंगे, डायरेक्शन सेट नहीं होगी, तो मोटिवेशन नहीं आएगी। अब जब हमें कह दिया जाता है कि एक फलां टारगेट है आपने अचीव करना है, तो हम उसे अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर बाद में उसकी अचीवमेंट हमें मोटिवेट करे। तो सवाल ये कि सर गोल सेट करने किसने, गोल्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कौन सी है कंपनीज में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बेटा हम आगे देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या अपनी तरफ से गोल सेट कर देने, एम्प्लॉयज को उसमें कंसीडर नहीं करना? नहीं भाई, एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेटिव वे में शामिल करके गोल सेट करना होता है, और यही गोल्स ही आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे होते हैं। टारगेट देके, डायरेक्शन देके गोल सेट करने से एम्प्लॉय क्या, या तो उसकी लर्निंग होती है तो वो सेटिस्फाई होता है कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा है, या उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए, प्रूविंग योरसेल्फ, एम्प्लॉय मोटिवेट होकर काम करता है। अगर गोल सेट या मुझे बॉस ने कहा ये काम करना है, ये काम मैं करके दिखा दूं तो बॉस कहेंगे हाँ वाकई ये बंदा कॉन्फिडेंट है। क्या होगा? a person wants to prove himself by achieving the goal. A person wants to pursue the goal in order to learn something new. तो
इसलिए परसूट इनिशिएट जो गोल सेटिंग से हो रहा है, परसूट की इनिशिएशन ही तो हमारी मोटिवेशन कहलाती है। एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करना टुवर्ड्स अ डायरेक्शन, इसी को हमने मोटिवेशन कहा था चैप्टर के स्टार्ट में। तो बेटा हमारे जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट हो रहे हैं, उनके लिए मैं पहले दिन से एक जुमला बार बार दोहरा रहा हूं कि पर्सनल goals must be aligned, synchronized with organizational goals. एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन करें। क्या मतलब? आपको जिस एम्प्लॉय में जो क्वालिटी नजर आ रही है, जिस एम्प्लॉय में जिस चीज का हंगर नजर आ रहा है, उसको जब आप गोल सेट करके दें तो उसका टारगेट भी वैसे ही। एक एम्प्लॉय है, पर्सनली उसकी नेचर ये है, ही लव्स टू मूव अराउंड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री या फ्रॉम रीजन टू रीजन। आप उसके लिए जब गोल सेट कर रहे हैं बेटा, तो ऐसा ना हो आप उसके लिए ऑफिस वर्क का सारा गोल सेट करके बैठे हो। ऐसे एम्प्लॉय जो घूमने फिरने का आदि है, आप उसे फील्ड वर्क असाइन करें, ये अलाइनमेंट होगी उसके पर्सनल गोल की ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, आपका एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसे ओवर द कंट्रीज घूमने फिरने का शौक है, ओवर द कंट्रीज विजिट करने का, डिफरेंट कल्चर से कम्युनिकेट करने का शौक है, और वो उसी में अपनी ग्रोथ देखता है। आप वैसा गोल ही असाइन करें। मेरा एक एम्प्लॉय ऐसा है जो इंट्रोवर्ट है, जो बस ऑफिस वर्क बहुत अच्छे वे में कर सकता है, सोशल जरा नहीं है। मैं उसे फील्ड पे काम करने वाली सेल्स टीम में डाल दूं। अब मैं उसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो एक दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव तो दे रहा हूं, लेकिन क्या वो उसकी पर्सनैलिटी से और उसके पर्सनल गोल के साथ अलाइन है? नहीं है। क्या उससे वो मोटिवेट होगा? नहीं, उल्टा डिप्रेस हो जाएगा। यार मुझे तो लोगों से बात करने में इतनी हेजिटेशन होती है, मुझे अब बॉस ने काम ही ये दे दिया कि मैंने जाकर डिफरेंट क्लाइंट से मिलना है। You have to align personal goals and organizational goals। और बेटे ये कैसे होगा? ये तब भी होगा अगर गोल सेटिंग में या ऑब्जेक्टिव सेट करने में आप लोग एम्प्लॉयज के साथ पार्टिसिपेटिंग वे में चलोगे। If employees have a say in what they want to achieve in their own life, then you will come to know about what their potential is and what they want. आपको उनकी हंगर का अंदाजा ही तभी होगा। अगर मैं जस्ट गोल्स हर एम्प्लॉय के लिए सेट करके डिक्टेट करता जा रहा हूँ, हो सकता है वो उसकी नेचर या उसकी पोटेंशियल या उसके पर्सनल गोल्स से बिल्कुल अपोजिट हो। अगर ऐसा हो गया तो वो मोटिवेटिंग नहीं, वो तो डीमोटिवेटिंग गोल है। तो आपने क्या करनी है, क्या अचीव करना है? अलाइनमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब बेटा गोल सेट करने के फायदे तो हमने देख लिए कि इससे डायरेक्शन मिलती है, इससे जो है तो हमें इवैल्यूएट करने का, मॉनिटर करने का तरीका मिल जाता है परफॉर्मेंस को, इससे जो है तो मोटिवेशन मिलती है। गोल सेट करने के नुकसान भी हैं कुछ। नुकसान, अगर तो गोल सेट हमने सही वे में नहीं किए, एक तो हमने कहा कि अगर ये काम हमने अचीव नहीं किया तो डीमोटिवेटेड हो जाए। गोल सेट करने के एक नुकसान ये कि अगर हमने गोल सेट किया टू चैलेंजिंग फॉर आवरसेल्व्स। आप लोगों ने सेशन में डिसाइड कर लिया कि मैंने 5 पेपर्स में अटेम्प्ट किए, क्या बल्कि ऐसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स के एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था कि उन्होंने अपने लिए गोल सेट किया कि हम क्या करते हैं सर, ये फास्ट ट्रैक में मैंने 4 सब्जेक्ट्स लिए। जब गोल्स बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होंगे तब इंसान डिप्रेस होता है, स्ट्रेस पैदा करते हैं।
स्ट्रेस पैदा करते हैं तो हमारी आउटपुट 0। फिर वो आपके तरफ से सारे पेपर भी अटेम्प्ट नहीं की, नहीं थी तैयारी। अच्छा, अगर गोल्स बहुत ज्यादा इजी रख लिए जाए, मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलूंगी, तब भी मेरी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी। एक पर्सन है, वो कैपेबल है, उससे ज्यादा कर सकता है, मैंने उसे गोल ऐसा सेट करके दिया है जो कि उसके पोटेंशियल से कम है, तो ये काम तो मैं ऐसे से कर दूंगा। तब भी क्या है, मेरा रिसोर्स सही में यूटिलाइज नहीं हुआ। अब बेटा इससे रिलेटेड पास्ट पेपर क्वेश्चन दिया है पेज 171 पे। What do you understand by term business goals? State any 4 reasons which may act as an impediment in achievement of business goals. तो बेटा डेफिनेशन लिखी भी है और नीचे impediments इसमें क्या दी है कि अगर employees are not involved in goal setting तो उनका इंटरेस्ट कोई नहीं होता, ठीक हो जाए। The goals may not offer motivating work for the employees। अगर may not लिखा है इसने, do not नहीं लिखा, may not मतलब एक खास कंडीशन में शायद ये मोटिवेटिंग ना हो। वो कंडीशंस क्या है हम लोग बात कर चुके हैं, अगर वो उनकी पर्सनल गोल से कंट्रास्ट में है या अगर वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। The goals are not specific, measurable or realistic। अगर गोल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मेजरेबल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, तो तब भी वो मोटिवेट करने के काम नहीं आएंगे। इसके अलावा बेटा क्या है, गोल्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव टर्म्स। गोल्स को एक्सप्लेन किया जाता है जब तो पॉजिटिविटी के साथ, बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में लिखा जाता है ताकि नेक्स्ट पर्सन मोटिवेट हो उसको अचीव करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। तो बेटा उसने यानी 4 कहा था, यहाँ पे 7 लिखे हुए हैं, आप 4 ही लिखेंगे जब आपको इस किस्म का क्वेश्चन है। जितना मांगा है उतना लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना। जितना उसने कहा है उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। फिर बेटा हमारे पास अब ये गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हमने क्यों पढ़े इतने, मैंने आप लोगों को कहा था कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा कि हमने इस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का एक पूरी थ्योरी देखनी है। आपको बेटा एक पास पेपर क्वेश्चन पेज 172 पे भी दिया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा घर में। हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं एमबीयू। Excuse me, sir. सर मैंने एक चीज पूछनी है। सर ये जो हेडिंग है हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स, इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है और जो थर्ड लास्ट पॉइंट है इसमें डिफरेंस बता दें। पॉइंट नंबर 2 और थर्ड लास्ट पेज नंबर बताना। 170 हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स। 170 हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स। रुबाब काइंडली पेज नंबर रिपीट कीजिएगा। सर 170। 170। अच्छा, how to set effective goals? Ensure that goals include intrinsically motivating work, और third last align personal and commercial goals। बेटा डिफरेंस है। अब देखें इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क कौन सा वर्क होता है, जो काम मुझे इंट्रिंसिकली मोटिवेट कर सके, जिस काम को अचीव करने के लिए मैं काम करूं। फॉर एग्जांपल मैस्लो की थ्योरी के मुताबिक अगर मैं देखूं तो उसने क्या कहा था कि द वर्क इटसेल्फ शुड बी मोटिवेटिंग। वर्क इटसेल्फ जिससे मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। और पर्सनल और कमर्शियल गोल्स की अलाइनमेंट वो बिल्कुल अलग है। उसमें जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें तो जस्ट ऐसा है कि वो मुझे मोटिवेट कर रहा है काम, तो मैं उसको अचीव करने के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि मेरे पर्सनल गोल्स को, मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू अचीव, उसको अलाइन करना है कॉर्पोरेट गोल के साथ। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक पर्सन चाहता है कि वो दुनिया घूमे,
आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, आपने एम्बेसडर्स भेजने होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप वो जॉब उससे दें। अब उसका पर्सनल गोल भी अचीव हो रहा है, साथ आपका कॉर्पोरेट गोल भी अचीव हो रहा है। अब बेटा एक इंतहाई इजी थ्योरी है हमारे पास पीटर ड्रकर की, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इम्पॉर्टेंट है थ्योरी के लिहाज से, थ्योरेटिकली पूछी जा सकती है, पूछी जाती है। ए लेवल्स अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोगों ने वहां पर भी पढ़ी होगी, बल्कि इस बुक का 50% ए लेवल्स की बुक का छापा ही है। MBO, Management by Objectives by Peter Drucker। इस थ्योरी का प्रेमिस क्या है, इसमें कहना क्या चाहते हैं? जस्ट सिंपली ये कह रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव सेट करके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके उनसे मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर सकते हैं। इसमें जस्ट मैनेजमेंट का वो क्या हमें बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए जाए ऑर्गेनाइजेशन के, एम्प्लॉय के, डिपार्टमेंट के, सबके, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, इससे इस डिपार्टमेंट की ये ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, इससे इस टीम के ये ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं, इससे इस एम्प्लॉय के ये ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। हर किसी को एक टारगेट अचीव करने का दे दें अगर, तो आप उनको अच्छे वे में मैनेज कर सकते हैं, वो मोटिवेट होंगे अपने काम को करने के लिए। तो बेटा ये इसके देख लेते हैं हम डिटेल। बेटा वो कहता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्लियरली, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या मिशन, सबके माइंड में ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्लियर हो और आप उसे क्लियरली सबको एक्सप्लेन करें। हमारा फर्ज खिदमत आपकी पंजाब पुलिस, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आप ब्रेक डाउन करते हुए हर डिपार्टमेंट को आपने गोल्स देने, हर पर्सन को गोल्स, कहता है कैस्केड डाउन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आज परेशान आप भी परेशान लग रहे हैं, आप भी परेशान गर्मी ज्यादा है सर, ऐसी कोई बात नहीं। हर पर्सन तक आप गोल्स को ब्रेक डाउन करते चले जाएं, ठीक हो गया। फिर क्या करें, गोल सेटिंग के बारे में हम इससे पहले जनरली जो बात कह रहे थे कि भाई गोल्स अगर हमने ऐसे बनाने जो इफेक्टिव हो तो पार्टिसिपेटिव वे में बनाए, पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग। Employees must have a say while the goals and objectives are being set for them. Goal setting। अब उसके बाद बेटा मॉनिटरिंग भी करें, ऐसा नहीं कि आपने उनको बिल्कुल अलग छोड़ दिया। गोल सेट कर दिए, उस गोल्स के लिए टीम्स काम कर रही है, उनके काम को मॉनिटर करते रहें कि क्या उनका काम उस गोल की अचीवमेंट के लिए सही है या नहीं। मैं देखूं फॉर एग्जांपल मैं एक सीए का इंस्टीट्यूट चला रहा हूं और मैं वहां पर देखूं मैंने एक टीचर को एक सब्जेक्ट असाइन किया हुआ है, उसको टारगेट दिया हुआ है कि इस डेट से पहले तक आपने कोर्स कंप्लीट करा दें। वो टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव है उस पर्सन को जो मैंने दिया। अब मैं मॉनिटर करता रहूं कि देखो भाई अब तो 1 महीना रह गया एग्जाम में, अभी तक 30% कोर्स भी नहीं हुआ इस टीचर से, तो इसका मतलब नहीं गोल अचीव नहीं हो सकता। तो क्या एंड पे जस्ट जाके उसे ये कहूं कि एंड पे जनाब 40% कोर्स हुआ, उसे कहूं आपने तो अचीव ही नहीं किया।
अब उसमें मेरी मैनेजमेंट का क्या फायदा? मुझे तब एक्शन लेना चाहिए था जब नजर आ रहा था इसकी कोई रेमेडी उस टाइम पर वक्त हो सकती थी, इससे पहले कि कस्टमर नाराज हो जाता। मुझे टाइम पे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो कैसे हैंडल होगी अगर मैं साथ साथ मॉनिटर करता रहूँगा? तो मॉनिटरिंग करें। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन और रिवॉर्ड्स। इवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। आपको मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाते हुए पढ़ाई थी बेटा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट चैप्टर 8 साल के एंड पे बनाई जाती है। उसमें हमने क्या किया था, एम्प्लॉय का नेम वगैरह लिख के उसे साल के ऑब्जेक्टिव्स असाइन कौन कौन से थे, उसने अचीव कितने किए, उसमें से कहा था हम उसके मार्क्स लिखते हैं, उसकी फिर टोटल ग्रेडिंग करके कहते हैं कि हाँ जी इसकी परफॉर्मेंस तसल्ली बख्श थी या नहीं थी, और अगले साल के टास्क उसे ऑब्जेक्टिव असाइन। वो बेटा हम ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट किस चीज़ पे बनती है? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। क्या आपने एक पर्सन को टारगेट्स दिए, आपने वो टारगेट्स में पार्टिसिपेटिव वे में उसके लिए दिए, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन होने चाहिए, मॉनिटरिंग करते रहे, एंड पे आपके पास वो टारगेट्स हमने कहा था ना मेजरेबल होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल थे, उसकी बेस पे आपने रिवॉर्ड्स रख दिए। हाँ जी इस पर्सन ने टारगेट्स अचीव किए हैं, सारे टारगेट्स अचीव किए हैं, इसको जनाब अगर सारे टारगेट्स अचीव किए जाए तो इतना बोनस दिया जाए या प्रमोशन दिया जाए। वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, पॉलिसी मेकिंग करें। अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना किए तो इतने परसेंट ऑब्जेक्टिव्स के अचीव ना होने पे डिमोशन हो जाए। तो जस्ट सारी मैनेजमेंट किस चीज पे चल रही है कि हमने अपने गोल सेट किए हैं, उसी की बेस पे डिपार्टमेंट्स को, टीम्स को, पर्सन्स को गोल असाइन किए हैं और उनकी मर्जी से उनको साथ बिठा के उन्हें समझा के गोल बनाया, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर की है, रिवॉर्ड सिस्टम वगैरह एंड पे अनाउंस किया हुआ है। बस छठा स्टेप कहता है, 6 स्टेप है, छठे स्टेप में कहता है रिपीट, बार बार easiest way to manage something। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इंक्लूसिव है, इसमें बाकी सारे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। कैसी लीडरशिप चाहिए एमपीओ के लिए? पार्टिसिपेटिव लीडर चाहिए। ऐसा लीडर चाहिए जो पार्टिसिपेटिव वे में चले, डिक्टेटर नहीं चलेगा। ये कौन सेट करेगा सारे ऑब्जेक्टिव्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हुए जो है तो हम कौन सा सिस्टम जनाब का मोटिवेटिंग फैक्टर रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के अलावा? रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड्स और फंक्शंस। ये पीटर ड्रकर का काफी फेमस एक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको काइंडली आप, इजी है, इसमें कुछ है तो नहीं मुश्किल। इसके पॉइंट्स को लेकिन थोड़ा सा भूलना चाहिएगा। 6 स्टेप्स इसने की कहे हैं, 6 स्टेप्स याद रखिएगा। छठा क्या है? रिपीट। ये सारे स्टेप्स रिपीट करें। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है इसका उत्तर। इसके क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिए कि एक दिया हुआ है पास पेपर का क्वेश्चन, लेकिन पहले उससे बेटा जो भी ऑब्जेक्टिव्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस तरह पहले मैंने जनरली कहे थे वही रिपीट हुए हैं यहाँ पे। क्या एमपीओ के एडवांटेजेस क्या हैं? टीम मेंबर्स आर क्लियर अबाउट देयर वर्क। हमने पहले भी कहा था कि सबको क्लियर डायरेक्शन मिल जाए। और क्या एडवांटेज है? डिस्टिंग्विश बिटवीन टास्क दैट आर नेसेसरी एंड दोज दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। जब सारा कुछ उनके माइंड में क्लियर है, जब एक एक एम्प्लॉय को हमने ऑब्जेक्टिव पकड़ा दिया है और पार्टिसिपेटिव वे में बनाया है और वहां पे बैठ के बता दिया कि हायरार्की बता दी कि दिस ऑब्जेक्टिव इज more important, this is less important, that is not important। ये क्लैरिटी आ जाती है।
helps manager control teams and provide a robust reference point to team briefings, goal setting, blah blah blah. मैनेजर का मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का काम इजी कर देती है। तो मैंने जनाब इस पर्सन की ये पर्सन सही काम कर रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जब मैंने उसे उठा कर दिया होगा कि हाँ यार ये काम इसने अचीव करना तो देखेंगे सही चल रहा है सवाल से, यानी रेफरेंस पॉइंट। इवैल्यूएशन के लिए मुझे एक चीज़ मिल गई कि इसने ये चीज़ अचीव करनी थी, इसने ये चीज़ अचीव की, हाँ रिवॉर्ड, नहीं की, हाँ शो कॉज, पनिशमेंट, इमोशन। सेंस ऑफ पर्पस फॉर इंडिविजुअल्स, लाजमी बात है डायरेक्शन जो हमने कहा कि हम कहीं पे जाके बैठ जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें हायर कर लिया है, हमें कोई ऑब्जेक्टिव्स वगैरह नहीं मिले, हम क्या करेंगे? बस मुंह उठा कर बैठे रहेंगे, जो चीज आएगा कर देंगे। ये डायरेक्शन नहीं। डिसएडवांटेजेस, वही बात बेटा, चैलेंजिंग होते हैं ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जब वो चैलेंजिंग होते हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हमें इस हिसाब से पड़ जाता है कि जब आपने गोल सेट किए हैं तो उन गोल्स को जो मॉनिटर करने के हमें सिस्टम और अलग से मैनेजमेंट रखनी पड़ती है कि ये जो उस पर्सन की नज़र रखी हाँ जी ये गोल अचीव कर रहा है, वो एक्स्ट्रा सैलरीज पे करना शुरू पड़ जाती हैं। और हाँ बेटा, जब हम कह रहे हैं पार्टिसिपेटिव वे में मैनेज गोल सेट, उसके लिए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के लिए हम चैप्टर 8 में बार बार कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज की कमिटमेंट जरूरी है। हमने थ्योरी एक्स और वाई जब पढ़ी थी लीडरशिप की, उसमें हमने थ्योरी एक्स में कहा था कि एम्प्लॉइज कमिटेड नहीं है, हमने कहा था डिक्टेटर बिठा, हमने कहा था कि एम्प्लॉइज कमिटेड है, हमने कहा था पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो यहाँ पे भी क्योंकि पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होनी है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? कमिटेड एम्प्लॉयज चाहिए। यहाँ पर भी हमें कमिटेड एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, अगर वो ना हो तो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। एक पर्सन है, उसमें पोटेंशियल है कि वो बहुत कुछ अचीव कर सकता, लेकिन वो ऐसा निकम्मा निकट्टू है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलने ही नहीं चाहता। वो कहता है मैं क्यों हेडेक नहीं, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन की हेडेक नहीं। तो आप क्या करेंगे जब पार्टिसिपेटिव वे में आप बैठ के उसे कहेंगे कि सर हम आपके लिए ये गोल सेट करना चाहते हैं, ये अचीव है, पहले आप रेजिस्टेंस क्यों करेंगे? मैंने नहीं करना, नहीं मुझसे। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? 1% रेजिस्टेंस की आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट खराब करता जाए तो आपके सारे एम्प्लॉइज अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगी, आपको और ज़्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे। ठीक, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। Ms. Fatma has recently joined as CEO of a medium-sized entity. She has noted that organizational objectives are not clearly defined and communicated to employees. Therefore, she has decided to implement the system of management by objectives. State the steps that Ms. Fatma should follow in implementing the MBO process in her organization. वो 6 step as it is written. फिर briefly discuss any 2 difficulties, disadvantages जो थे वो लिखो। बहुत इजी क्वेश्चन, मुफ्त के 5-6 नंबर पे ये। अब बेटा हमारी जो नेक्स्ट सीरीज में सबसे मुश्किल थ्योरी है ना, वो है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के लिए पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्ड करना पड़ेगा कि सेल्फ एफिकेसी क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद रीइंफोर्समेंट हमें समझ आएगी। रीइंफोर्समेंट है इस चैप्टर में, उसके बाद हमारे पास रिवॉर्ड सिस्टम रिपीट हो रहा है बेटा कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या होता है, इंट्रिंसिक, और फिर इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म होगा। 6 चैप्टर हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 नहीं 5 हो जाएंगे। हम फिर इसको रीइंफोर्समेंट थ्योरी को कल स्टार्ट करते हैं।
सेल्फ एफिकेसी और वो पढ़, बल्कि सेल्फ एफिकेसी को आज देख सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, उसके लिए हमें बोर्ड पे भी जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बेटा। मोटिवेशन हम तो गोल सेट करके प्रोवाइड कर रहे हैं एज मैनेजमेंट, हम रिवॉर्ड्स देके प्रोवाइड कर रहे हैं एज मैनेजमेंट। इंटरनली मोटिवेशन कैसे आती है? सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी है क्या? एक पर्सन का कॉन्फिडेंस को आप जनरली कॉन्फिडेंस को सेल्फ एफिकेसी या सेल्फ वर्थ को सेल्फ एफिकेसी कह सकते हैं। एक पर्सन का अपनी एबिलिटीज पे यकीन कि मैं ये कर सकता हूँ, वो सेल्फ एफिकेसी। एक पर्सन जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई हो, उसकी सेल्फ एफिकेसी हाई हो, उसको खुद पे बिलीव, यस आई कैन डू दिस, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, उन चैलेंजेस को अचीव कर, उनको सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेहनत करता है। इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट्स विद परसिस्टेंस मोटिवेशन की जो डेफिनेशन दी थी वो ऑटोमेटिकली होती है। ऐसे पर्सन जिसमें हाई सेल्फ एफिकेसी, जिसमें लो होती है I can't, it is above my level, I can't। तो नेचुरली पहले ही हार माना होता है, पहले ही वो डीमोटिवेटेड होता है। अब बेटा ह्यूमन फंक्शंस के नाम से हेडिंग दे कि यही बात है इसमें की हुई है कि मोटिवेशन, जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी हाई हो वो और ज्यादा एफर्ट करने की परसिस्टेंस से कोशिश करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। हाँ, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, सेल्फ एफिकेसी इतनी हाई हो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो फिर वो जो ओवरली मोटिवेटेड या पंप इंसान होता है उससे टारगेट भी अचीव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं होता और अपना मेंटली भी नुकसान करता है। Once again the reason I hate motivational speakers, वो पंप करके इतनी हाई सेल्फ एफिकेसी क्रिएट कर देते हैं पर्सन के माइंड में कि उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी यूटिलिटी जो कर सकता था उल्टा नुकसान कर रहा है। और फिर क्या होता है, जब आप खुद को यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे समझ रहे हो, उस हिसाब से एक्ट कर रहे हो, और जब रियलिटी आपको यहाँ पे फेंकती है तो फिर न इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर हमारे डिप्रेशन के फिट्स शुरू हो जाए। फिर बेटा बिहेवियर चॉइस, higher self-efficacy leads to tasks being undertaken by एक बात बेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी हाई सेल्फ एफिकेसी हो लेते हैं, जिनकी लो हो वो नहीं लेते। फिर बेटा क्या कहता है, हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल विल एट्रीब्यूट फेलियर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। लाजमी बात है, ऐसा पर्सन जिसकी अपनी एबिलिटीज पे अपनी वर्थ जिसकी नज़र में है काफ़ी है और रियलिस्टिकली हाई है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर उसको फेलियर आता है तो वो फेलियर में अपने आप को गलत नहीं कहता। मेरे जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत मैं जिन स्टूडेंट्स पे आंखें बंद करके कहता हूँ कि मेरे काबिल स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट अगर कोई फेल होता है और वो मुझे डिप्रेस होता नजर आए और खुद को ब्लेम करता नजर आए, तो वहां पे मुसीबत आ सकती है। क्यों? इसका मतलब अपनी वर्थ अपनी नजर में गिरा है। अपने आप को ब्लेम वही करता है जिसकी सेल्फ एफिकेसी लो, जिसकी नजर में अपनी वर्थ रहो, जो हर चीज में अपनी गलती नहीं, खुद को ब्लेम करता। हाई सेल्फ एफिकेसी वाला खुद को ब्लेम नहीं करता, एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैंने पूरी एफर्ट्स की, मैंने सब किया था, चल जो किस्मत को मंजूर, आई डू इट अगेन। लो सेल्फ एफिकेसी वाला 4 दिन के लिए डीपी गायब, स्टेटस टिकटॉक से जितने थ्रेड मिलते हैं सारे डाउनलोड, व्हाट्सएप बायो में डॉट लगा के स्टेटस लगा
दिया जाता है, वो क्या चक्कर रहता है, लो सेल्फ एफिकेसी। फिर बेटा कहता है कि बैरियर्स एंड ऑब्स्टिकल्स विल स्टिमुलेट हाई सेल्फ एफिकेसी इन कॉलेज। लास्ट बात है, जिस पर्सन को अपनी एबिलिटीज सीखनी है उसके रास्ते में रुकावटें आती, चैलेंजेस आती, तो उनको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके और ज़्यादा अच्छे वे में काम करने शुरू कर देता है। जब बिलो वाला जो पहली प्रॉब्लम ही सामने आती, मैंने कहा था मुझसे नहीं होना, नहीं होना। फिर बेटा एम्प्लॉयज विद हाई सेल्फ एफिकेसी टेंड टू टेक अ ब्रॉडर ओवरव्यू ऑफ टास्क, बिग पिक्चर को एम्ब्रेस करते। और लीडर में हाई सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, बिग पिक्चर होना, वो बड़े लेवल पे बात होते हैं। एक छोटा फेलियर है तो देखते हैं कि इसका आगे बड़े लेवल पे या बिगर पिक्चर में इसका एडवांटेज क्या होना है, इसमें सक्सेस क्या मिलेगी। जबकि लो सेल्फ एफिकेसी वाले पर्सन का विजन ही नहीं होता, बड़ा लिमिटेड होता है, तो क्या उसी बात पे ही पहले फेलियर पे ही या पहले चैलेंज के सामने हार मान के बैठ जाता है। Low self-efficacy employees tend to think that tasks are harder than they actually are. This then can result in poor planning and increased stress levels. उन्हें काम इतना मुश्किल होता नहीं है जितना लग रहा होता है, ऐसे लोगों को जिनको अपनी वर्थ पे, अपनी एबिलिटीज पे बिलीव नहीं है, तो उनके साथ फिर उस हिसाब से प्लानिंग कर ही नहीं सकते। फिर आपके साथ बेटा एकेडमिक प्रोडक्टिविटी आप लोगों से रिलेट करके इसमें लिख दिया है कि जिस स्टूडेंट को की सेल्फ एफिकेसी हाई हो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी होगी, और जिसकी लो हो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे होगी। बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस हाई सेल्फ एफिकेसी से और दूसरी से पोर एकेडमिक परफॉर्मेंस। हाँ, और अगर रिडिकुलसली हाई सेल्फ एफिकेसी हो स्टूडेंट में, सर मैं पास ट्रैक में 4 सब्जेक्ट लेके बैठा हूँ, तो वो भी नुकसान देती है, नुकसान। हाँ जी बेटा, ये इजी बातें मैनेजमेंट की, वो बातें जो हम थ्योरी इनकी पढ़ रहे हैं, हम इनका प्रैक्टिकल डेली अपनी लाइफ में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां भी देख लेते हैं। बस इस थ्योरी को थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना होगा उधर पेपर पर उतारने के लिए। कॉन्सेप्ट्स तो इजी हैं। आज हम लोगों ने गोल सेटिंग की बात, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वाले टॉपिक को कंप्लीट किया। उसमें हमने कहा कि गोल्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, स्मार्ट पैरामीटर आती है, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, एग्रीड हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड। फिर हमने कहा कि गोल सेटिंग करता कौन है, गोल सेटिंग का प्रोसेस टॉप मैनेजमेंट करती है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं पार्टिसिपेटिव वे में विद द एम्प्लॉइज। फिर हमने कहा कि अगर ये हमारे गोल्स सही वे में सेट होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन होंगे एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स, तब बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। फिर हमने कहा कि जी अगर गोल्स सही से सेट नहीं किया हमने, तो वो उल्टा डिप्रेशन क्रिएट करेंगे, स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, अनरियलिस्टिक सेट कर लिए तो वो भी डिप्रेशन और स्ट्रेस वगैरह क्रिएट करेंगे। अगर बहुत ईजी गोल सेट कर दिए, एक पर्सन का पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं करे, तो वो भी बैड मैनेजमेंट हो जाएगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि मेरे एक टीचर, मैं स्कैन्स चला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे एक टीचर अभी उसमें इतना जो है तो कैपेसिटी है कि वो दिन में 8 घंटे पढ़ा सकता है, लेकिन मैं उसे 3 घंटे क्लासेस दे के बाकी एक और टीचर रख के बैठा हूँ जो बाकी और क्लासेस पढ़ा रहा, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। मैंने उसके लिए जो गोल सेट किया है उसकी कैपेबिलिटीज से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपेंसिव पड़ रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है। फिर हमने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा। इसमें हमने कहा कि पीटर ड्रकर ने ऑब्जेक्टिव सेट करके मैनेज करने का एक वे हमें दिया। उसने कहा कि भाई 6 स्टेप्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पॉजिटिव टर्म्स में क्लियरली स्टेट करें। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है ये सारा पॉजिटिवली सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए, सबके लिए कॉम्प्रिहेंसिबल वे में बताएं। फिर उस गोल का उस एम्प्लॉय की लाइफ में क्या असर है। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, इसमें मेरा क्या रोल होना है, कैसे डिफाइन होगा।
अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पहले डिपार्टमेंट्स में तकसीम किया, डिपार्टमेंट्स को गोल्स दिए उसी की बेस पे, फिर टीम्स को दिए उसी की बेस पे, एम्प्लॉय को दिया, ऐसे ऊपर से नीचे तक ऑब्जेक्टिव्स असाइन करता है। एम्प्लॉय के माइंड में क्लियर हो गया तो मैंने करना क्या है, कैसे होना है और ये क्या उसने क्या करना है, इसमें उसका पार्टिसिपेटिव वे में साथ लेके चलना ज़रूरी है। फिर उसके बाद बेटा उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहें, उनकी अचीवमेंट्स के लिए क्या कैसे जा रहा है, गोल्स उनको दिए हैं, फिर एंड पे इवैल्यूएट करके रिवॉर्ड सिस्टम वगैरह रखें और ये सारा कुछ रिपीट करते रहें। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का जो हमारा पीटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ भाई समझ आ गई? हैदर, अब्दुल्ला, हबीबा, सना, रुबाब? यस सर आज यस सर, यस। चलें अटेंडेंस मार्क करते हैं। क्या 6 जून का कह दिया अब इन्होंने?